हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपने 5वें नंबर लेक्चर पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। और संविधान और राज्य व्यवस्था को हम बहुत आसान भाषा में, बहुत सटीक और बहुत प्रमाणिक तरीके से, बहुत बारीक और बहुत विस्तार में पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ सीखने का भी काम करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आज का जो हमारा लक्ष्य है वो है, हम अधिनियमित और विकसित संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। कठोर और लचीला संविधान कैसा होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। विचारधारा के आधार पर संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। और पिछला वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया था, लिखित और अलिखित संविधान के बारे में चर्चा की थी, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज बहुत रिक्वेस्ट करके मैं कह रहा हूँ कि आप उसे जरूर देखें और उसमें किस तरीके से पढ़ाया गया है उस चीज को भी देखें। और वहां पर मैंने लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा था, वो यही प्रश्न था, लेकिन आप सभी ने किसी ने यार इसका जो है जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। तो प्लीज इस वीडियो को यहीं रोक के इस प्रश्न के बारे में आप दिमाग लगाएं और इसका उत्तर लिखें। उत्तर आपको किस रूप में लिखना है, विकल्प मैंने जानबूझ के नहीं दिया। जैसे उत्तर इसका आपको इस रूप में लिखना है, जैसे ए का ये हो गया, 2 का ये हो गया, 3 का ये हो गया और 4 का ये हो गया। तो इस तरीके से आपको लिख के बताना है कि कौन सा, क्या करना है कि भाई सुमेल करना है, सुमेलित वाला। तो सुमेलित वाला जो है कि आपको करके बताना है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसका जरूर से जरूर जवाब दें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अभी जब लास्ट में हम आ जाएंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप जरूर इसके बारे में, हम वीडियो के लास्ट में मैं इसका जवाब दे दूंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपना दिमाग लगाकर इस प्रश्न को हल करके जवाब जरूर सेंड करें, लिखें या भेजें। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर संविधान, उत्पत्ति के आधार पर संविधान। तो यहाँ पर हम इसे दो रूप में देख रहे हैं, पहला की अधिनियमित और दूसरा की, पहला है अधिनियमित और दूसरा है विकसित। अधिनियमित और विकसित। तो अधिनियमित में पहला जो गुण दिया जा रहा है, इसकी जो पहली विशेषता, वो मैंने लिखा है सभा। आपको छोटे छोटे शब्द में लिखना है और उसका जो एक्सप्लेनेशन हो वो बहुत बृहद फॉर्म में करना है, विस्तृत रूप में। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सभा, सभा का मतलब क्या हुआ गया, क्या हो गया कि यह किसी संविधान सभा के माध्यम से निर्मित होता है, यह किसी संविधान सभा के माध्यम से निर्मित होता है। लेकिन जो विकसित संविधान होता है, यह प्राचीन काल से धीरे धीरे इसका विकास होता रहता है। कि जैसे इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, गौर कीजिएगा। तो इसका उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो अथर्ववेद, अथर्ववेद में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी गई है, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 1 मिनट ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि हम सभी, अथर्ववेद में लिखा गया है कि हम सभी भोजन और जल के मामले में बंधु हैं। किस मामले में? भोजन और जल के मामले में। तो ये जो वाक्य है, इस मुख्य वाक्य का सहारा एक बार लिया था कर्नाटक उच्च न्यायालय ने। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक केस आया था, अरुमुगम बनाम राजगोपाल, अरुमुगम बनाम राजगोपाल, ये केस आया था 1974 में। तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जो समानता का स्वरूप है वह हमारी संस्कृति में ही निहित है। समानता का जो स्वरूप है वह हमारी संस्कृति में निहित है। और जो वर्तमान संविधान, जो आज का संविधान है, वो क्या कह रहा है? आज का संविधान जिस समानता की बात अर्थ क्या, अथर्ववेद, जिस समानता की बात अथर्ववेद में की गई है, वर्तमान संविधान उसी समानता को आज किस रूप में प्रदर्शित कर रहा है? वह प्रदर्शित कर रहा है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता से। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आशा करता हूं आपको ये चीज बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। तो हम समझ लिए। अब दूसरा जो इसका गुण है वो लिखा गया है लिखित, मतलब अधिनियमित संविधान लिखित संविधान होता है। लिखित संविधान का गुण अधिनियमित संविधान में छिपा होता है या विद्यमान होता है। और इसका जो अलग दूसरा वाला पार्ट है, पहले देख लिया, लिखित होता है अधिनियमित में, और विकसित जो होता है वो अलिखित होता है। और तीसरा जो गुण दिया गया है, तीसरा गुण इसका दिया गया है, यह निश्चित होता है, इसकी तिथि और समय, किसका? अधिनियमित का। लेकिन
वहीं पर जो विकसित संविधान होता है उसकी तिथि एवं समय निश्चित नहीं होती, क्योंकि कोई सभा ही नहीं है या लिखा ही नहीं गया तो उसकी तिथि और समय कहाँ से आपको पता रहेगा। तो यहाँ जो उदाहरण दिया जा रहा है वह दिया जा रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया का, और यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है यूके का। तो आशा करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इसको समझाने की पूरी कोशिश की। अथर्ववेद के बारे में भी आपको जानकारी दी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर संविधान के बारे में हमें चर्चा करना है और लचीले संविधान के बारे में हमें चर्चा करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, आसानी से संशोधन नहीं होता। कट का मतलब नहीं होता। यहाँ पर आसानी से संशोधन आप नहीं कर सकते। और आसानी और ये जो लचीला संविधान है, लचीले संविधान में क्या कहा जा रहा है कि लचीले संविधान में आसानी से संशोधन हो सकता है। जैसे कि आप किसी वस्तु को जब टच करते हैं, देखते हैं, हाथ में लेते हैं, तब आपको यह महसूस होता है कि यह कठोर है या लचीला है। तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेकिन इसका जो अर्थ है वह संशोधन से है। कठोर और लचीले का अर्थ ये नहीं कि आप मतलब स्पर्श करके देख रहे हैं। यहाँ एक तरीके से स्पर्श करना ही है अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता और यहाँ पर आसानी से संशोधन होता है। यहाँ पर आसानी से संशोधन न होने का कारण क्या है, वो है विशेष बहुमत। यहाँ पर विशेष बहुमत से ही संशोधन किया जाता है। तो विशेष बहुमत क्या होता है, आगे आने वाले यहाँ पर मैं प्रश्न चिन्ह लगा देता हूँ, और जब आगे वाला लेक्चर होगा तब हम वहां पर विशेष बहुमत के बारे में, साधारण बहुमत के बारे में चर्चा करेंगे। और जो लचीला संविधान होता है उसका गुण होता है यह साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। और जो इसका उदाहरण है दोस्तों, उसका उदाहरण है यूएसए और स्विट्जरलैंड। यहाँ के संविधान जो है वो बहुत कठिन है। स्विट्जरलैंड ये एक ऐसा देश है, इसके बारे में एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पर मतलब इतना कठिन संविधान संशोधन है कि जैसे कि स्विट्जरलैंड में अगर आप विधायिका से तो पारित करा लिए, लेकिन उसके बाद भी जनमत संग्रह की व्यवस्था है। जनमत संग्रह जनता के समक्ष लाया जाएगा, तब जाके वो संशोधित होगा। तो आप सोच सकते हैं कितनी जटिल प्रक्रिया है। और वहीं लचीला संविधान साधारण बहुमत से मतलब संशोधित कर दिया जाता है। साधारण बहुमत से संशोधित कर दिए जाने का मतलब ये होता है कि हाँ यार, इस पर गौर कीजिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। साधारण बहुमत से जो संशोधन की बात मैं कह रहा हूँ, मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो संविधान संशोधन विधेयक है और जो साधारण विधेयक है, ये विधेयक क्या होते हैं, इस पर आप अभी अपना दिमाग मत लगाएं। अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं पता तो मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, लिख देता हूं, संविधान संशोधन विधेयक। और जो अंतर नहीं होता इन दोनों में, कौन सा, साधारण विधेयक में। साधारण विधेयक में, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में अंतर नहीं होता। इसका अर्थ लिया जा रहा है, इसका अर्थ यहाँ से जुड़ा हुआ है साधारण बहुमत से। जिस प्रक्रिया से सामान्य कानून बना दिए जाते हैं, उसी प्रक्रिया से संविधान संशोधन भी कर दिया जाता है। लेकिन जो ये देश हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये दोनों अलग अलग है, इनमें अंतर पाया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज भी आसानी से समझने में आई होगी। तो इसके बाद में क्या है, विचारधारा के आधार पर। तो विचारधारा के आधार पर क्या चीज कही जा रही है, विचारधारा के आधार पर। तो यहाँ पर विचारधारा के आधार पर कहा जा रहा है कि उदारवादी, और इसके बाद है समाजवादी, इसके बाद है साम्यवादी। तो उदारवादी में क्या बात कही जा रही है कि यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, क्या कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है किस में, उदारवादी संविधान में। विचारधारा के आधार पर हम संविधान का वर्गीकरण कर रहे हैं ना भाई। अब संविधान का वर्गीकरण तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि जो उदारवादी संविधान है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक बल देता है, और इसका जो उदाहरण है वह है यूएसए। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यूएसए जो देश है, मतलब वही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर क्या आप मौलिक अधिकार को अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ सकते हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ बताते नहीं यार, इसलिए थोड़ा सा
वो कनेक्टिविटी बन नहीं पाती। जरूर बताया कीजिए जो भी आपको पता हो, लेकिन बताया जरूर कीजिए। तो यहाँ पर क्या देख लिया कि उदारवादी जो संविधान है, उदारवादी विचारधारा जो है वो क्या कहती है, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देती है, और उसका जो सटीक उदाहरण है वो है यूएसए। तो प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो अच्छा, अब अपने वाले को देख लिया जाए, वही है कि ना, पड़ोसी के बच्चे को तो देख लिया, लेकिन जरा अपने बच्चे को भी देख लिया जाए ना, ज्यादा गौर मत कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो संविधान है वो आर्टिकल 31 जो है, इसके बारे में क्या है कि ये जो है, इसमें कहा गया यही वो था मतलब अब है नहीं, आर्टिकल 31। तो इसमें क्या था कि संपत्ति का आधार था, और इंसान जितना इच्छा हो उतनी संपत्ति रख सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि ये बात किस चीज को इंगित कर रही है। यह बात उदारवादी विचारधारा को संकेंद्रित करती है, संकेत करती है किस ओर, उदारवादी की ओर। आशा करता हूँ ये बात भी आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आई होगी। और दूसरी बात है समाजवादी। तो समाजवादी के बारे में क्या बात होती है, आइए इसको भी विस्तार से सीखने की पूरी कोशिश करते हैं। समाजवादी के बारे में क्या बात कही जा रही है कि जब हमने 1976 में हमने क्या किया था, 42वां संविधान संशोधन किया था, और अपनी जो उद्देशिका है उसमें ऐड किया था किसको, समाजवादी शब्द को। फिर से दोहरा कह रहा हूं मैं, 1976 में हमने 42वां संविधान संशोधन किया, और जो हमारी उद्देशिका है उसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। अब इसके बाद में अब आप सोच रहे होंगे कि जो इससे पहले का दौर है, जब संविधान लागू हुआ, तब क्या जो ये समाजवादी तत्व है ये हमारे संविधान में था या कि नहीं था। तो तब भी हमारे संविधान में समाजवादी तत्व था। कैसे था, आइए इसको भी उदाहरण से समझते हैं। जब हम उदाहरण ले लेते हैं तब हमें चीजें बहुत आसानी से समझ में आती हैं। तो ये जो अनुच्छेद है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग। इसमें क्या कहा जा रहा है, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग। अब आप सोच सकते हैं यह बात किस तरफ इशारा कर रही है, यह बात इशारा कर रही है समाजवादी स्वरूप की ओर। समझ पा रहे हैं ना आप, यह बात किस ओर इशारा कर रही है कि जब आप किसी चीज को मतलब सबके लिए डिवाइड कर दे रहे हैं, मतलब किसी विशेष के लिए नहीं। तो यहाँ पर वही बात है कि जो हमारी हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण हुआ, तो उन लोगों ने एक तरफ उदारवादी गुण को भी शामिल किया और दूसरी तरफ समाजवादी गुण को भी शामिल किया। कितना अच्छा माइंडसेट था, आप सोच सकते हैं। और आजकल के नेता के बारे में क्या कहा जाए, आप जान ही रहे हैं कि क्या वातावरण है। तो और इसके बाद में इसका एक अगला पार्ट जो है, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो ये है, इसमें कहा गया कि आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण। इस जो ये अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में कहा गया कि आर्थिक जो क्षेत्र है, किसी व्यक्ति के हाथ में जो है आर्थिक क्रियाओं को हम नहीं डाल सकते, इसका जो है विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मतलब विकेंद्रीकरण का अर्थ ही हो गया कि चीजों को आप बिखेर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को आप सबल नहीं बना रहे हैं, सबको साथ सबल बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या चीजें ये आ रही है, ये चीजें आ रही हैं कि ऐसा जो किया जा रहा है, ऐसा जो कहा जा रहा है, तो किस ओर इशारा किया जा रहा है, ये इशारा किया जा रहा है समाजवादी स्वरूप की ओर, समाजवादी स्वरूप की ओर इशारा किया जा रहा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया कि ये जो 2 आर्टिकल हमने देखे, अनुच्छेद पूरा यार लिख दूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आर्टिकल लिख दिया मैंने। आर्टिकल लिखने के बाद ये जो पढ़ा जाता है, इसको जानते हो कैसे पढ़ा जाता है, ये जैसे इसको बहुत से बच्चे पढ़ देते हैं, आर्टिकल 39B कैसे पढ़ देते हैं, आर्टिकल 39B। एक इसके बाद एक टॉपिक बनाऊंगा संविधान का निर्वचन, तो वहां पर मतलब संविधान की व्याख्या, तो वहां पर इस चीज को विस्तार से बताऊंगा।
ये जो तरीका है ये गलत तरीका है इसको पढ़ने का। इसका जो सही तरीका होता है उस वाले पार्ट में मैं बताऊंगा आपको। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है साम्यवादी। साम्यवादी पर भी चर्चा कर ली जाए। तो साम्यवादी जो है ये 1936 के दौर में जो सोवियत संघ का संविधान था वो कैसा संविधान था, साम्यवादी संविधान था। और आज के दौर में इसका उदाहरण ये जो साम्यवादी का गुण है ये चीन के संविधान में, मतलब चीन के संविधान में निहित हो चुका है या उसमें दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर क्या है, चीन में एक दलीय सरकार है, एक दलीय सरकार और सत्तावादी पार्टी, मतलब कोई चुनाव ही नहीं होने वाला है। तो चुनाव नहीं होने वाला है तो जो राष्ट्रपति बन गया, जो प्रधानमंत्री बन गया, जैसे आप छोटी सी बात लीजिए, मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और ये जो है कि प्रधान बन गया, अब दोबारा चुनाव नहीं होगा तो ये कहाँ से चेंज होगा, मतलब जीतेगा या हारेगा तो ये बात निश्चित होगी तब जब चुनाव होगा। अब चुनाव ही नहीं हो रहा है तब आराम से बना बैठा रहेगा, इसकी ही सत्ता रहेगी। तो आज के टॉपिक में हमने बहुत सी चीज़ों को सीखा और बहुत सी चीज़ों को समझा। और अब हम आते हैं अपना जो प्रश्न है उस पर और देखते हैं कि उस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाए। आइए, तो आशा करता हूँ आप जरूर इसको हल किए होंगे, लेकिन अब आइए देख लेते हैं इसको। ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ, मिटाने के बाद हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है सबसे पहले अमेरिका का संविधान या अमेरिकी संविधान लिख देता हूं मैं इसको। अमेरिकी संविधान, इंग्लैंड का संविधान, भारतीय संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज दो चीज के साथ जुड़ रही है। पहली बात अमेरिकी संविधान, तो आपके दिमाग में क्या जाएगा, अमेरिकी संविधान तो अधिनियमित भी है और अनम्य है, मतलब कठोर है। विधि का शासन है लेकिन उतना ज्यादा दिमाग नहीं जाएगा, दिमाग जाएगा अधिनियमित और उसमें। और इंग्लैंड का संविधान जो है, इंग्लैंड का संविधान अलिखित है और अलिखित संविधान जो है वो एकात्मक और विधि की संकल्पना, इस दो उदाहरण को ले रहा है। और भारत का संविधान जो है वो इस प्रक्रिया में पूर्ण रूप से इस उदाहरण को ले रहा है, अधिनियमित को ले रहा है, एकात्मक और विधि के शासन की ओर उतना इशारा नहीं कर रहा है। जैसे कि इसको मैं इस रूप में बताऊं कि जैसे चार गोला होता है, जब आप पेपर देने जाते हैं तो वहां पर चार गोला होता है और लिखा होता है कि प्रश्न का जो उत्तर है वो हो सकता है कि उत्तर में एक से अधिक गोले सही हों, लेकिन आपको वही गोला चुनना है जो सर्वोत्तम है। तो वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। और जो न्यूजीलैंड का संविधान अलिखित होने के कारण एकात्मक की ओर ज्यादा इशारा कर रहा है। अलिखित संविधान एकात्मक होता है, ये चीज इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप जो हमारा अलिखित और लिखित संविधान वाला है उसकी आवाज थोड़ा सा कमजोर है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं फिर भी आप उसको जरूर देख लीजिए, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने चीजों को समझाया है। तो यहाँ पर क्या देखा, हाँ न्यूजीलैंड जो है ये केवल एक ही बात के लिए इशारा कर रहा है। तो अब देखिए, अब हम इसका कूट बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए नंबर चार पूर्ण रूप से तीसरे के साथ जुड़ गया। और भारतीय संविधान नंबर तीन किसके साथ जुड़ गया, अधिनियमित के साथ। अधिनियमित के साथ का मतलब हो गया ए का। और इसके बाद में नंबर दो है इंग्लैंड देखिए एकात्मक ले रहा है और विधि का शासन। तो विधि का शासन हमें कहां से दिखाई पड़ता है, विधि के शासन की संकल्पना हमें इंग्लैंड के संविधान से मिलती है, उसका घा हो गया। और इस फर्स्ट वाला जो है वो अमेरिकी है लेकिन अधिनियमित भी है और अनम्य मतलब कठोर प्रकृति का है। और कठोर प्रकृति के बारे में यहाँ पर किसी और ने चर्चा किया ही नहीं है। तो पहला जो है वो कहाँ चला गया, पहला चला गया खा के साथ। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको बहुत जानकारी प्राप्त हुई होगी इससे, और सवाल किस प्रकार हल किया जाता है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही, और जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम किस बात पर चर्चा करेंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे संविधानवाद के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने इतना देर हमको सुना। तो आपसे जाते जाते एक विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आपको कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए,
और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब हम मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।